दोस्तों, मेरा नाम है अंजलि पांडे और स्वागत करती हूँ मैं आपका इस चैनल पे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एमपी टेट की परीक्षाएं होने वाली हैं 22 सितंबर से 24 अक्टूबर के बीच में कभी भी ये परीक्षा हो सकती है। आपकी तैयारी को और तगड़ा बनाने के लिए हम एनवायरमेंटल स्टडीज़ की एक स्पेशल सीरीज़ लाए हैं, जिसमें हम एनवायरमेंटल स्टडीज़ के सभी टॉपिक्स सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस का बहुत ही कम समय में, बहुत ही लिमिटेड समय में हज़ार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। एक छोटा सा वीडियो होगा और उसमें कम से कम 25-30 क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस स्पेशल सीरीज़ का पहला वीडियो। जल्दी से अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में होता है नए तत्व का निर्माण? नहीं, ये ऑप्शन गलत है। दोस्तों, प्रकृति में तत्व पहले से ही प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया से तत्व नहीं बनते, ये पहले से ही प्रकृति में पाए जाते हैं। यानी हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया? गलत ऑप्शन हो गया। नए परमाणुओं का निर्माण, जिस तरीके से तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं उसी तरह परमाणु भी पाए जाते हैं और इन्हीं परमाणुओं से मिलकर तत्व बनते हैं। यानी ऑप्शन बी भी गलत हो गया। तो हमारे पास बचता है ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन डी हो नहीं सकता ये सभी। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होता है? नए यौगिकों का निर्माण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है कहलाती है। इस क्वेश्चन के लिए अगर हम नाम से ही देखें, ऊष्मा और अवशोषित का अगर हम शोषी शब्द अब 2 अक्षर ये ले लें तो बन जाएगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किसी रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं। ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ है दोस्तों। किसी भी रासायनिक समीकरण में जो भी पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय है? बुझा हुआ चूना और बिना बुझा चूना दोनों ही बेसिक नेचर के हैं, यानी कि दोनों ही क्षार हैं। तो बचता क्या है? नींबू का रस। जी हाँ, नींबू का रस एक अम्ल है। और इन जनरल जो भी चीज़ें खट्टी होती हैं, नींबू का रस, संतरे का रस, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? अम्लीय ही होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा प्रबल अम्ल नहीं है? हम सभी जानते हैं कि 3 अम्ल जो प्रबल अम्ल की श्रेणी में आते ही आते हैं। H2SO4 यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा क्योंकि ये प्रबल अम्ल है। सी ऑप्शन HNO3, ये भी एक प्रबल अम्ल है। नाइट्रिक एसिड, ये भी प्रबल अम्ल है, यानी ये ऑप्शन भी सही नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी प्रबल अम्ल ही है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचता है? H2CO3, यानी ये एक प्रबल अम्ल नहीं है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाने पर यह निम्न निर्माण के कारण कठोर हो जाता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम 2 चीज़ें होती हैं और दोनों में हमेशा हम कंफ्यूज कर जाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाने पर यह निर्माण किस चीज़ के निर्माण के कारण कठोर हो जाता है? तो ये जिप्सम के निर्माण के कारण कठोर हो जाता है। और जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसे हम अगर रासायनिक नाम की दृष्टि से बोलें तो इसे हम कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट कहते हैं। डाई मतलब 2 और यहाँ पर H2O वाटर मॉलिक्यूल कितना है? 2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, यानी कि जिप्सम। इसको आप सभी याद रख लीजिए कि इसको हम जिप्सम बोलते हैं, ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.2H2O। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु नहीं है? हम सभी जानते हैं कि सोडियम एक धातु है, मैग्नीशियम भी धातु है, जिंक भी धातु है, परंतु कार्बन एक क्या है? अधातु, यानी कार्बन एक धातु नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्न में से विद्युत की कुचालक धातु है? लेड, मरकरी, टिन, सोना। तो जल्दी से आप लोग सोच के बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा लेड, क्योंकि लेड एक अधातु है। जितने भी अधातु होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। ये तीनों ऑप्शन मरकरी, टिन, सोना, ये तीनों क्या है? ये तीनों धातु हैं, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा लेड।
दोस्तों चलिए जल्दी से अब 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के समूह में रखा गया है। अक्रिय गैसें वो गैसें होती हैं जो किसी भी तत्व से क्रिया नहीं करती हैं। तो आवर्त सारणी में इसे हमने 18वें समूह में रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लार में उपस्थित एंजाइम कौन सा है? लाइपेज और ट्रिप्सिन, ये दोनों ही एंजाइम हमारे पेट में पाए जाते हैं। तो टाइलिन जो ऑप्शन है वो इसका सही ऑप्शन है। टाइलिन एंजाइम लार में यानी हमारे मुंह में बनता है। हर पौधों में पोषण की विधि है। हम सभी जानते हैं कि पौधे खुद से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के थ्रू भोजन बनाते हैं, इसलिए पौधे स्वपोषी होते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारे शरीर की कौन सी ग्रंथि ग्रीवा में पाई जाती है? ग्रीवा मतलब गला। गले में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। मनुष्य में कितने प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं? हम सभी जानते हैं कि मनुष्यों में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग ए बी और ओ, ये 4 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं, जिनमें से ए बी को सर्वग्राही और ओ को सर्वदाता कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वह महाद्वीप जहां मानव से संबंधित जीवाश्म अधिक मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां मानव से संबंधित जीवाश्म अधिक मिलते हैं। जब प्रकाश की एक किरण प्रकाशिक विरल माध्यम से प्रकाशिक सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण क्या होती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, वापस लौट आती है, सीधी निकल जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन ए। देखिए दोस्तों, सघन का मतलब है भीड़ भाड़ वाले एरिया में। अगर हम अपने शरीर को अभिलंब मान लें और मानिए कि कम भीड़ भाड़ वाली जगह से अगर आप ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह में जाते हैं तो अपने हाथों को फैला कर या फिर बहुत आराम से चलने की बजाय आप अपने हाथों को सिकोड़ कर अपनी तरफ ले आके चलते हैं। आप हाथ फैलाकर नहीं चल सकते। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि जब भी प्रकाश की किरण प्रकाशिक विरल माध्यम से यानी कम भीड़ भाड़ वाली जगह से सघन माध्यम यानी डेंसर एरिया में जाती है तो प्रकाश की अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जब एक कांच की प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश गुजरता है तो हमें प्रिज्म के दूसरी ओर एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। निर्गत किरण में से सबसे कम विचलन होता है। इसके लिए मैं आप लोगों को एक इमेज दिखाती हूँ। ये रही इमेज। इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये श्वेत प्रकाश पुंज हमने प्रिज्म के इधर साइड डाला और इधर से सारे कलर्स निकले। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो बैंगनी रंग है वो इस लाइन से सबसे ज़्यादा विचलित होकर एकदम नीचे की तरफ आ रही है, पर ये जो लाल रंग का प्रकाश है वो ज़्यादा विचलित नहीं हुआ है। तो उसी तरह हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल रंग। स्वच्छ आकाश के नीले रंग का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। जी हाँ, स्वच्छ आकाश का नीला रंग, जो आकाश का नीला रंग होता है वो हमें प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से दिखता है। 1 वोल्ट। 1 वोल्ट क्या होता है? 1 वोल्ट वह ऊर्जा होती है जो 1 कूलॉम के आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में व्यय होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जूल प्रति कूलॉम। किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। हम सभी जानते हैं कि प्रतिरोध किसी भी तार की लंबाई, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और तार की बनावट यानी कि तार पतला है, लंबा पतला है, मोटा है, इस पर निर्भर करता है। परंतु प्रतिरोधकता जिसे हम रोज से व्यक्त करते हैं ये केवल और केवल तार के पदार्थ पर यानी तार किस पदार्थ का बना है, तांबे का बना है कि किस भी चीज़ का बना है उस पर डिपेंड करता है। जैव मंडल के जैव घटक हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, इनमें से सभी। तो जैव मंडल के ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। जैव मंडल के ये तीनों ही ऑप्शंस घटक हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। हरे पौधे होते हैं, अभी हमने एक क्वेश्चन पीछे भी देखा था, हरे पौधे स्वयंपोषी होते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एनवायरनमेंट वाले सेक्शन में भी आ सकता है और साइंस के सेक्शन में भी आ सकता है। चिपको आंदोलन की किस समय शुरुआत हुई थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 1973। 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन 25, बड़े बांध के निर्माण का विरोध किया जाता है। बड़े बांध का निर्माण का विरोध क्यों किया जाता है? इसके कई कारण हैं दोस्तों, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि ये सभी कारण।
दोस्तों आज की हमारी ये स्पेशल साइंस सीरीज़ यहीं पर ख़त्म होती है। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, हमें सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और मैं फिर से आऊँगी ऐसे ही और वीडियोज़ के साथ, तो जुड़े रहिए हमारे साथ।